हाँ डियर स्टूडेंट, इस फाइल में अपन अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 74 के थोड़ा डिटेल में उसमें क्या क्या चीज़ है। देखो मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछली फाइल में जैसे अपन ने देखा था ये थोड़ी पिछली फाइल में जैसे अपन ने आर्टिकल नंबर 74 को थोड़ा एक ओवरव्यू में देखा था कि आर्टिकल नंबर 74 एक के अंदर क्या है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, और राष्ट्रपति बंधे हुए हैं कि उस सलाह के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। बाध्यकारिता तो डाले गए 42वें और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें अनिवार्यता का अंश डाला गया अनुच्छेद 74 में। ठीक है, ये तो अपन एक ब्रीफ के अंदर पिछली फाइल में देखा था। अब अपन थोड़ा सा डिटेल के अंदर देखते हैं कि ये मंत्रिपरिषद जैसे जो शब्द है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसमें क्या क्या इसमें तत्व है और कैसे ये सारा डिटेल के अंदर। ठीक है, तो अपन इस फाइल के अंदर देखेंगे आर्टिकल नंबर 74 को डिटेल में। ओके ओके, सबसे पहले अपन इसमें चर्चा करते हैं। ये लो, सबसे पहले अपन इसके अंदर देखेंगे मंत्रियों के प्रकार। ठीक है ना, मंत्रियों के कितने प्रकार होते हैं। ओके, अब क्या देखो, संविधान में मतलब संविधान, भारतीय संविधान जो अपने 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, भारतीय संविधान, ये संविधान में विभिन्न विभिन्न प्रकार के मंत्रियों का कोई उल्लेख नहीं है। मतलब ये जो मंत्रियों की अपन कैटेगरी देखते हैं, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है ना, उप मंत्री, डिप्टी मिनिस्टर, इन ये जो प्रकार है ना, 4 प्रकार खास तौर पे, इन प्रकारों का वर्णन संविधान में नहीं है। देखो ये बेसिक बेसिक चीजें अपन को ध्यान में रखनी है। आजकल नहीं पूछते कि कैबिनेट मंत्री कौन है, ये बताओ वो बताओ, कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये संविधान में उल्लेखित नहीं है ये मंत्रियों के प्रकार। तो फिर सर कहाँ है प्रकार ये उल्लेखित, वो अपन देखते हैं। तो ये कहाँ है, परंतु संसद के द्वारा निर्मित कौन सा एक्ट, मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते अधिनियम 1952, क्या, द सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ द मिनिस्टर्स एक्ट 1952 में इसका उल्लेख किया गया है, जो निम्नलिखित प्रकार से। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जब अपन ये देखें इस चीज को पूरा, अपन क्या समझे इससे कि ये जो 4 प्रकार अपन को देखने को मिलते हैं, इन चारों प्रकारों का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। तो फिर कहाँ है, इस एक्ट के अंदर है। ठीक है ना, एक्ट का नाम क्या, ये एक्ट अपन को ध्यान रखना। ठीक, तो मंत्रियों के जो विभिन्न प्रकार है उनका उल्लेख भारतीय संविधान के अंदर नहीं है। उनका उल्लेख मंत्रियों के लिए वेतन एवं भत्ते अधिनियम 1952, सैलरीज एंड अलाउंसेज एक्ट, एक्ट सैलरी अलाउंसेज ऑफ मिनिस्टर्स एक्ट 1952। ठीक है, इस एक्ट के अंदर 4 प्रकार के मंत्रियों का उल्लेख है। देखो ये जो सैलरीज एंड अलाउंसेज वेतन एवं भत्ते अधिनियम है ना, ये मिनिस्टर्स के लिए वाला जो अधिनियम है ना, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। अपन को ध्यान देना, ये देखो ये मिनिस्टर्स वाला अधिनियम है मंत्रियों। ये जो संसद सदस्य जो होते हैं ना, उनके वेतन और भत्तों के लिए अधिनियम अलग है। समझ गए, तो आप बोलोगे सर इसका मतलब वेतन अलग अलग होते हैं मंत्री के और गैर मंत्री सांसद के। बिल्कुल अलग अलग होते हैं, वो भी अपन आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये इसके अंदर है, मंत्रियों के लिए वेतन एवं भत्ते अधिनियम के अंदर। ठीक है, अब देखो क्या है, ये एक्ट का जैसे जो है ना, ये मैंने आपको लिंक यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो ये और साथ में एक फोटो भी अपनी लगी हुई है, तो ये अपने सुलभ संदर्भ के लिए ये फोटो भी मैंने लगा दी है। बाकी इस एक्ट को जैसे आप यूँ क्लिक करोगे तो अपने को क्रोम में वो दिखाई देगा। तो देखो ये वो एक्ट है जो मैं बात कर रहा था, दी सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ मिनिस्टर्स एक्ट 1952। ठीक है, अब इसमें जैसे आप देखोगे नीचे, देखो मैं आपको सेक्शन दिखाता हूँ, एक मिनट, एक सेक्शन, ये सेक्शन 5। ठीक है ना, तो इस सेक्शन 5 के अंदर देख लो, ये अपने को जो प्रकार है मंत्रियों के, उनका उल्लेख यहाँ पर है। ठीक है, ये प्रकार है मंत्रियों का, ये उल्लेख है। अब देख लो इसमें ABCD 4 प्रकार के मंत्रियों का उल्लेख है। प्राइम मिनिस्टर, फिर कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डेप्यूटी मिनिस्टर। ठीक है, ये 4 प्रकार के मंत्रियों का उल्लेख इस एक्ट के अंदर है 1952 में। ठीक, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, डेप्यूटी मिनिस्टर। तो अब आप जैसे देखोगे यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होता है इंडिपेंडेंट, है ना, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट, जिसको अपन बोलते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ब्रैकेट में लिखा रहता है, उसका उल्लेख इस अधिनियम में नहीं है। समझ रहे हो ना, जबकि आप जैसे बुक्स में देखोगे ना, हर बुक के अंदर लिखा हुआ है कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, इसका भी उल्लेख 1952 के अधिनियम के अंदर है। ठीक, तो इसीलिए मैं आपको अधिनियम दिखा रहा हूँ, आप पहचानो असली चीज को कि क्या चीज है। ठीक, ऐसे देख लेना, आपके पास बुक रखी हुई है टेबल के ऊपर, अभी वीडियो को एक बार पॉज करो और खोल के देख लो, उसमें 4 प्रकार के मंत्रियों का उल्लेख, ये 4 प्रकार के मंत्री होते हैं।
तो 1952 के अधिनियम के अंदर जो 4 प्रकार के मंत्री हैं वो प्राइम मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डेप्यूटी मिनिस्टर है। ये चीज़ है, ये चीज़ आज भी इम्प्लीमेंटेशन में है। वो बात दूसरी है, आज अपन डेप्यूटी मिनिस्टर उप मंत्री को नियुक्त नहीं करते हैं। ठीक है, फिर आप बोलोगे सर ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ये कहाँ से आया और फिर कैसे, अगर ये इस एक्ट के अंदर ही नहीं है तो अभी अपन देखेंगे प्यारी, ये सी के अंदर ही गर्भित है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है ना, इसी के अंदर गर्भित हो जाता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ऐसे अब लिखा हुआ नोट्स में सारा आएगा। ठीक है ना, तो ये एक्ट एक अपन ने देखा, ये है ना। और फिर दूसरा मैं आपको बताऊं, जैसे अभी हाल ही का जो बिल्कुल नवीनतम एक घटनाक्रम है, तो ये जो मैंने आपको ये नहीं, ये फोटो लगी हुई है, तो ये फोटो मैंने आपको भी दिखाई, उस एक्ट के अंदर वही है कि 4 प्रकार के जो पद लिखे हुए हैं प्राइम मिनिस्टर का, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, राज्य मंत्री और उप मंत्री। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज इस एक्ट के अंदर नहीं है। ठीक है ना, 1952 का जो एक्ट है, ये समझने वाली बात है। आजकल जैसे जो क्वेश्चन, जैसे अभी IAS प्री 2020 में अपने देखा जो ट्रिकी क्वेश्चन आ रहे हैं वो इसी तरह के हैं सारे। थोड़ा अपन को डीप जाना है, बुक्स में नहीं है चीज़, देख लो ना, बुक पॉज करो, वीडियो देख लो। ठीक है, और फिर एक थोड़ी लेटेस्ट चीज़ और अपन को जानना है, अभी क्या हुआ, ये सितंबर 2020 की बात है, 19 सितंबर 2020 की, कोविड के कारण जो अपने संसद सदस्य हैं उनकी सैलरी में 30% कमी हुई है, बेसिक सैलरी में भी और अलाउंसेज में भी। ठीक है, तो इसके लिए पहले अध्यादेश लाया गया था, फिर वो ये जो अपना बजट मानसून सत्र था उसमें वो बिल के रूप में पास भी हुआ है। ठीक है, तो ये जो नीचे मैंने आपके लिए लगाया हुआ है इसको अपन को देखना है, समझना है। ठीक है ना, ये क्या चीज़ है, जैसे ये तो वो एक्ट था, जैसे मैं आपको एक्ट दिखा दूं एक बार, अपन इसको क्रोम में खोल लें, ये हाइपर लिंक दिया हुआ है ब्लू वाला, ये एक सेकंड, इसमें मतलब अपन देखें ये एक्ट, ठीक है ना, ये एक्ट अपना क्रोम में खुल गया, तो ये है, देखो ये है ना, ये पहले ऑर्डिनेंस के रूप में पास हुआ था। ठीक, और फिर बाद में ये, जैसे आप देख रहे हो ये यहाँ पे अपना ये राज्यसभा के अंदर ये इंट्रोड्यूस हुआ था 14 सितंबर 2020 को, राज्यसभा ने पास किया 18 को, फिर लोकसभा ने पास किया 20 सितंबर 2020 को, राष्ट्रपति के साइन के लिए अभी है ये। ठीक है, तो इसलिए ये बिल है, एक्ट नहीं बना है, लेकिन ये एक्ट अभी बन जाएगा हाल ही में। तो देखो है ना, इसमें इसमें देखो, इसने दो एक्ट्स को, मतलब पहले देखो ये ऑर्डिनेंस आया था, लिखा हो ना, 2 ऑर्डिनेंसेज नेम्ड, एक तो ये सैलरी अलाउंसेज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्ट 1954 में इनकी सैलरीज को रिड्यूस किया 30%, फिर सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ मिनिस्टर्स एक्ट 1952 जो मैंने आपको दिखाया था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि संसद सदस्य और ऐसे संसद सदस्य जो मंत्री होते हैं, मतलब मंत्री और गैर मंत्री के तनख्वाह के अंदर फर्क होता है। भाई जैसे एक संसद सदस्य है, तो एक कुछ संसद सदस्य तो मिनिस्टर हो सकते हैं और कुछ संसद सदस्य गैर मिनिस्टर हैं, तो मिनिस्टर की तनख्वाह ज़्यादा होती है गैर मंत्री सदस्य से, ये अपन को जानना है। ठीक है, तो जैसे देखो ये एक्ट था, ठीक, अब मतलब इस बिल के द्वारा देखो जैसे कम की गई है सैलरी, है ना, तो कम की गई है, तो देखो ये नीचे टेबल बनी हुई है, ये टेबल मैंने आपको वहाँ नोट्स में लगाई हुई है, तो आप उसको देखना। ठीक है, तो देखो ये कंपैरिजन है, द कंपैरिजन ऑफ चेंज इन द सैलरी। ठीक है ना, कंपैरिजन ऑफ चेंज इन सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ एमपीएस एंड मिनिस्टर्स। ठीक है, तो ये तो सैलरी होगी अपने एमपी की, और देखो नीचे लिखा हुआ है ये मिनिस्टर्स की, तो वही 4 तरह के मंत्री अभी भी चले आ रहे हैं, उस मतलब 52 वाले एक्ट में हुआ ना, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर। कहने का मतलब है वैसे 4 प्रकार के मंत्री हैं 1952 वाले अधिनियम के अनुसार, है ना। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज वो इसमें नहीं है। अब देखो जो नॉर्मल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसकी सैलरी 1 लाख, लेकिन अब जैसे न्यू एंटाइटलमेंट एज पर ऑर्डिनेंस, मतलब ये कोविड के कारण घटा दी गई है, 30% कमी की गई है बेसिक सैलरी और अलाउंसेज में। तो 1 लाख का 30%, 30,000, तो 30,000, 1 लाख माइनस 30,000 कितने हो गए, 70,000 हो गए। तो अब ये 70,000 हो गए। जैसे 70,000 का 30% अपन निकालेंगे तो 21,000, 21,000 माइनस ये 70,000 में से 21,000 माइनस किए तो 49,000, 60,000 में से अपन 30% निकालेंगे तो 20,000 आता है। लेकिन इसमें देखो ऑफिस वेल अलाउंसेज जो है ना, तो इसमें देखो ऑफ विच कि ये 20,000 में से 14,000 ये तो अपन ने 30% कम कर दिए थे, लेकिन ये 40,000 के 40,000 रहने दिए। ये अलाउंसेज के यहाँ 2 के अंदर बांट रखे हैं, इसलिए ये अपन को पूरा एग्जैक्ट 20% नहीं दिखाई दे रहा। फिर जैसे नीचे देखोगे 3,000 का, जैसे 30% अपन जैसे देखेंगे तो 900 रुपये हो जाएगा, तो 3,000 माइनस 900 ये 2100, बाकी सारे 30-30% माइनस हुए हुए हैं ऐसे।
तो यहाँ से अपन को दो चीज अपने को समझ में आई कि कोविड के कारण 30% की सैलरी में कटौती हुई है। दूसरा, अभी जो सांसद सदस्य है जो कि मंत्री नहीं है, उसकी सैलरी बेसिक सैलरी 17,000 है। और जो मिनिस्टर्स हैं उनके अंदर जिस भी तरह का मिनिस्टर है, ये आप उसके अंदर एक्स्ट्रा जोड़ दो, और ये अलाउंसेज एक्स्ट्रा, ये यहाँ तक के तो जो अलाउंसेज है ना, ये मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस, ठीक है, ऑफिस एक्सपेंसेस, ये दोनों, ये तो सभी सांसदों को मिलते हैं। मतलब 17,000, 49,000 और 54,000, ये तो सभी सांसदों को मिलेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये जैसे जो एक्स्ट्रा जो जुड़ने वाली चीजें हैं, ये जो नीचे मैं आपको, और ये जो येलो कलर में मैंने आपको बताया, ये जिस तरह का मंत्री है उसी के ही खेमे में वो चीजें जुड़ेंगी। और ऊपर जैसे ये जो मैंने ग्रीन में बताया आपको, ये तो सभी को मिलेंगे, 17,000, 49,000 और 54,000। फिर जैसे मान लो कोई सांसद जैसे प्राइम मिनिस्टर है, तो उसको इन तीन के अलावा 21,000 उसमें जुड़ जाएंगे। कोई कैबिनेट स्तर का मंत्री है तो उसमें इन तीन के अलावा 1,400 रुपये जुड़ जाएंगे। मिनिस्टर ऑफ स्टेट है तो इन तीन के अलावा 700 रुपये जुड़ जाएंगे। उप मंत्री है, हालांकि अपन नियुक्त नहीं करते हैं, तो अगर मान लो बाई चांस कोई नियुक्त हो गया तो उसमें 420 टाइटल नहीं है, पैसे अलग से जुड़ जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ 420 पैसे, ठीक है। तो ऐसे अपन को चीज समझनी है। तो इस बहाने अपना क्या, अपन को सैलरी का भी पता लग गया, ऑर्डिनेंस जैसे कोविड के कारण जैसे आया, और सैलरी के अंदर भिन्नता अपन पाते हैं संसद सदस्य की, या कोई चार तरह का कोई उनमें से एक किसी प्रकार का वो मंत्री है तो, ठीक है ना। ऐसी चीज अपन को ध्यान में रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये। ओके ओके, अपनी बेस फाइल में अपन वापस आते हैं, ठीक है। ठीक, तो ये जो उस अभी अपन ने जैसे देखा था उसी का इमेज मैंने आपको लगा दी है सुलभ संदर्भ के लिए, ठीक है ना। और मैंने इसमें एडिशनल जानकारी देखो यहाँ लिख दी, 30% रिडक्शन ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। ओके, फिर चार तरह के जैसे जो मंत्री, वो पहले की तरह अपन ने, मैंने इन पे गोला लगा दिया है, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर। ओके, ठीक है। आओ अपन फाइल में देखते हैं क्या चीजें और आगे अपने पास। देखो, मंत्रियों के वेतन और भत्ते अधिनियम 1952 में 4 प्रकार के मंत्रियों का उल्लेख अपने को देखने को मिलता है। कौन कौन से? प्रधानमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और उप मंत्री सब मिनिस्टर। ओके, फिर क्या है, काफी इंटरेस्टिंग है। देखो फैक्ट्स ही है, बस एक बार सुन लोगे ना फिर ऑटोमेटिक अपने दिमाग में फिट हो जाएंगे ये, एक ही बार वैसे आपको थोड़ा सा उल्टा लगेगा थोड़ा। सबसे पहला देखो, राज्य मंत्री है ना, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, मतलब मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है ये, ठीक है, इतना ही का उल्लेख मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते अधिनियम में नहीं है। ऊपर ही बताया था मैंने, ये स्वतंत्र प्रभार वाले का उल्लेख नहीं है 1952 वाले अधिनियम में। यह राज्य मंत्री मिनिस्टर ऑफ स्टेट में ही गर्भित है। कहने का मतलब क्या है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाला जो जिस प्रकार का जो मंत्री पद है, वो राज्य मंत्री मिनिस्टर ऑफ स्टेट में ही गर्भित है, इंप्लाइड है उसके अंदर, तो अलग से इसका वर्णन नहीं है। ओके, एक चीज ये है। फिर दूसरा पढ़ो, उप प्रधानमंत्री डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के पद का उल्लेख भी उक्त अधिनियम में नहीं है। उप प्रधानमंत्री का पद भी उप मंत्री डेप्यूटी मिनिस्टर के पद में गर्भित होता है, ये उप मंत्री में, समझ गए ऐसे है ना। उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख नहीं है, भारतीय संविधान में भी नहीं है, और इस 1952 वाले अधिनियम में भी नहीं है। इसलिए मैंने आपको ओरिजिनल अधिनियम का लिंक दिया हुआ है, बार बार खोल के देखो, पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, देखोगे तभी तो समझोगे ऐसे। फिर तीसरी चीज क्या है, मंत्री एवं अन्य संसद सदस्य के वेतन व भत्तों में भिन्नता होती है। देखा, मंत्री है और अन्य संसद सदस्य है ना, मंत्रियों के अलावा जितने भी संसद सदस्य होते हैं उनको अपन प्राइवेट मेंबर्स बोलते हैं। प्राइवेट मेंबर्स बिल मतलब जैसे जो होता है, जैसे गवर्नमेंट बिल तो वो होता है जो कोई मंत्री पेश करता है, और मंत्री के अलावा किसी भी सदस्य द्वारा, चाहे वो जैसे मान लो बीजेपी की सरकार है तो मंत्री है, वो तो हो जाएगा मंत्री का बिल, गवर्नमेंट का बिल। और मंत्रियों के अलावा कोई भी सांसद, चाहे वो बीजेपी का ही है, वो कोई बिल लेके आता है या विपक्ष लेके आता है, उसको अपन प्राइवेट मेंबर्स बिल बोलते हैं, निजी विधेयक जिसको बोला जाता है। तो मंत्री के अलावा कोई भी संसद सदस्य अगर बिल पेश करता है तो निजी बिल होता है। तो मंत्री के अलावा जितने भी निजी सदस्य हैं, या अपन यूं बोलते हैं गैर मंत्री सदस्य हैं, उनके वेतन भत्तों में भिन्नता होती है। जैसे भी अपन ने देखा कोविड के बाद, अभी जैसा कि ऊपर अंकित सारणी में प्रदर्शित, जैसा कि ऊपर अंकित सारणी से प्रदर्शित होता है, जैसे कि अपन ने देख लिया, ये पूरा बताया था अभी मैंने ऐसे कि यहाँ तक ये सैलरी तो हर संसद सदस्य को मिलेगी, लेकिन इसमें इनमें से कौन सा जुड़ेगा, 2100, 1400, 700, 420, ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार का वो मंत्री
अब जैसे नरेंद्र मोदी को क्या ये सब मिल गए और उसके साथ 2100 रुपये और मिल गए। राजनाथ सिंह जैसे कैबिनेट स्तर के मंत्री, तो उनको ये सब मिल गए, उसमें 1400 रुपये और जुड़ गए। ऐसे समझ गए, ये चीज़ें बेसिक चीज़ें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ओके, फिर अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब क्या अपने पास कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है ना। अब देखो इसमें अपन को क्या देखना है कि जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपन ने देख लिया कि 4 प्रकार के मंत्रियों का उल्लेख है उसमें, प्रधानमंत्री उनसे किस तरह में देखेंगे। उसके बाद अपन देखा कैबिनेट मंत्री, तो अब अपन देखते हैं कैबिनेट मंत्री के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब अपन इसमें देखते हैं कैबिनेट मंत्री, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर। अब जैसे थोड़ा सा देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ पहले। इसमें देखो, इसको थोड़ा जीवंत बनाने के लिए है ना इस टॉपिक को, कि कैबिनेट मंत्री जैसे कैसे क्या, ठीक है। मैं आपको एक पहले लाइव एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे ये देखो, ये अपना पोर्टल है, ठीक है, NIC गवर्नमेंट का, ये india.gov.in आप देख रहे हो, ठीक है, ये india.gov.in ये पोर्टल अपना, ठीक है। अब इसमें जैसे देखो, अपन जैसे देख रहे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में देखो प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो ये प्राइम मिनिस्टर क्या कैबिनेट के अंदर शामिल होता है, ठीक है। अब देखो ये कैबिनेट मंत्री, अपन जैसे यहाँ देखते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है। तो प्रधानमंत्री भी कैबिनेट का हिस्सा ही होता है, ठीक है, हेड करता है कैबिनेट को। अब देखो इसके अंदर देखो, ये हटा दो, देखो कैबिनेट मिनिस्टर चल रहे हैं, ठीक है ना, कैबिनेट मिनिस्टर। अब देखो इसके अंदर जैसे राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर, अमित शाह गृह मंत्री, नितिन गडकरी रोड ट्रांसपोर्ट, गड्ढे रोड में गडकरी, ठीक है, सदानंद गौड़ केमिकल फर्टिलाइजर, निर्मला सीतारमन फाइनेंस है ही, नरेंद्र सिंह तोमर एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ऐसे सुब्रमण्यम एस जयशंकर विदेश मंत्री एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है। ये अपने रमेश पोखरियाल निशंक हैं शिक्षा संबंधी, ठीक है। तो ऐसे करके मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। फिर सेकंड दर्जे के आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, स्वतंत्र प्रभार। तो मैंने बताया था कि 1952 वाले अधिनियम में वर्णित नहीं है इंडिपेंडेंट चार्ज, ये गर्भित है किसमें, मिनिस्टर ऑफ स्टेट के अंदर ही। ये भी अपन देखेंगे क्या कैसे क्या होता है। तो सुरेश कुमार गंगवार लेबर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, किरेन रिजिजू हैं यूथ अफेयर्स नॉर्थ ईस्ट से, ठीक है, ये हो गए। फिर अपन देखते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट थर्ड दर्जे के, ठीक है। तो बड़े बड़े जैसे जो मंत्रालय है ना, जैसे गृह डिफेंस हुआ, गृह हुआ, वो छोटे छोटे विभागों के अंदर टूटा रहता है, उनके ये राज्य मंत्री होते हैं। जैसे जितेंद्र सिंह है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस, ठीक है ना। तो ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं सारे, ठीक है। ये अपने राजस्थान से अर्जुन मेघवाल, संसदीय मामलात व भारी उद्योग मंत्रालय, ओके। ऐसे ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो गए, समझ गए ऐसे। तो आपने अब जीवंत एग्जाम्पल देख लिया, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो गए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज हो गए, ठीक है ये, और फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गई है, ठीक। तो ये पूरी सूची अपने को विकिपीडिया वगैरह पे भी अवेलेबल है, लेकिन बिल्कुल ऑथेंटिक मैंने आपको बताया अपने नेशनल पोर्टल के ऊपर, ठीक है, ये समझ गए। अब पढ़ेंगे तो अपन को थोड़ा जीवंत बन गया, अब और अच्छा समझ में आएगा, देखो, ठीक है। तो ये लो फाइल अपनी, देखते हैं अपन कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर को इंग्लिश में अपन बोलेंगे कैबिनेट मिनिस्टर। मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद का तो क्या था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और कैबिनेट को अपन बोलते हैं मंत्रिमंडल, ठीक है ना, ये कैबिनेट है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्रिपरिषद, काउंसिल है ना वर्ड, वो परिषद के लिए आता है काउंसिल। जैसे वॉइस रॉय से एग्जीक्यूटिव काउंसिल फॉर इंडिया अपन ने पढ़ी है, तो वॉइस रॉय की कार्यकारिणी परिषद, ऐसे। तो जहां परिषद आ जाए वो काउंसिल है, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद का कार्य व्यवहारिक रूप से मंत्रिमंडल या कैबिनेट के द्वारा संपादित होता है, ठीक। क्या लाइन है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का कार्य व्यवहारिक रूप से कैबिनेट के द्वारा संपादित होता है। कैबिनेट मंत्रिपरिषद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अथवा केंद्रीय भाग है, समझ गए। मतलब आप यूं समझ लो, जैसे ये तो हो गया पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स COM, फिर उसके अंदर हुआ एक कैबिनेट हो गया, ठीक है, एक ये तो कैबिनेट हो गया, बाहर तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है पूरा यूनिवर्स, तो फिर ये हो गया कैबिनेट, एक हो गया मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है, और एक हो गया डेप्यूटी मिनिस्टर, और एक प्राइम मिनिस्टर है ही। तो ये 4 तरह का उल्लेख है 1952 वाले अधिनियम के अंदर मंत्रिपरिषद के अंदर जो शामिल होते हैं, ठीक। फिर ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, इसके अंदर ही अपन जैसे देखते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज भी इसी के अंदर शामिल होता है, ऐसे। तो ये क्या बोल रही लाइन कि कैबिनेट जो है मंत्रिपरिषद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अथवा केंद्रीय भाग है। ये कैबिनेट जो है ये मंत्रिपरिषद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है।
कैबिनेट मंत्रियों के समूह को ही मंत्रिमंडल या कैबिनेट कहा जाता है। जैसे अभी अपन ने देखा, मैंने आपको दिखाया था, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, मतलब अपने सबसे ऐसे यूं देखते हैं। देखो, सबसे पहले गृह गृह मंत्रालय, ठीक है, अमित शाह, रक्षा मंत्रालय, ठीक है, राजनाथ सिंह, फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, ऐसे ये, ठीक है ना। मतलब ये कैबिनेट के सारे मंत्री जैसे जो हैं ये अपन को मिलते हैं किसमें, कैबिनेट के जो सारे हैं उसको अपन कैबिनेट बोलते हैं, और वो मंत्रिपरिषद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्रीय भाग होता है। समझ गए, ऐसे अपन को ध्यान देना है। ठीक है, तो कैबिनेट मंत्रियों के समूह को ही मंत्रिमंडल या कैबिनेट कहा जाता है। फिर क्या, कैबिनेट मंत्रिमंडल के सदस्य राजनीतिक रूप से सर्वाधिक प्रभावशाली सांसद होते हैं। जैसे अपन ने देखा, ये न्यूज में आम चलता रहता है। कैबिनेट मंत्री अपने अपने मंत्रालय के प्रमुख व नीति निर्माता होते हैं। प्रमुख मतलब हेड होते हैं, और उससे संबंधित जो भी लॉ फॉर्मेशन होता है उस मंत्रालय से कोई कानून बनाना है तो ये संबंधित कैबिनेट मंत्री ही पहल करते हैं। मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, मतलब कैबिनेट है ना, मंत्रिमंडल मतलब कैबिनेट। मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है तथा वह वास्तविक नीति निर्धारक संस्था है। ये कौन आया, ये नीति निर्माता, ये मतलब कैबिनेट। प्रधानमंत्री स्वयं भी एक कैबिनेट मंत्री होता है, ये अपन को ध्यान देना है ना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। प्रधानमंत्री स्वयं भी एक कैबिनेट मंत्री होता है, अर्थात प्रधानमंत्री कैबिनेट का अभिन्न अंग होता है। कैबिनेट की बैठकों को आसान बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की मंत्रिमंडलीय समिति को अपन क्या बोलेंगे, कैबिनेट कमिटीज। ये कमेटी वाला एक चैप्टर अपन देखेंगे, उसके अंदर आएगा। कैबिनेट कमिटीज का निर्माण होता है। इनकी संख्या सुनिश्चित नहीं होती, अपितु यह प्रधानमंत्री के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है ना, कैबिनेट कमिटीज कमिटीज करके एक चैप्टर आएगा, उसमें अपन सारा डिटेल में देखेंगे। तो अभी जैसे महत्वपूर्ण कौन कौन सी कैबिनेट कमिटीज अपन देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में 6 कैबिनेट समितियों का गठन किया गया, जिसमें कौन सी है, नियुक्ति संबंधी, समायोजन एडजस्टमेंट संबंधी, संसदीय कार्यों संबंधी, आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी मामलों से संबंधित ये कैबिनेट कमिटीज 6 हैं इस समय। इन सभी समितियों की अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। ये है बात। ओके, तो ऐसे अपन ने देखा कि कैबिनेट काम करता है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता यूं मान लो कि कैबिनेट के मदद के लिए 6 इस समय वर्तमान में समितियां काम कर रही है, नियुक्ति, समायोजन, संसदीय और फिर आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा। ये कैबिनेट कमिटीज इनको अपन बोलते हैं। ठीक है, मोटे मोटे तौर पे आप 2 तरह की कमेटियां बेसिकली ध्यान रखो। जैसे ये कमेटी हुआ पूरा, एक अपन को ध्यान रखना है कैबिनेट कमेटी, और एक अपन को ध्यान रखना है पार्लियामेंट्री कमेटी, ऐसे संसदीय समितियां। तो आएगा वो चैप्टर डिटेल में अपन देखेंगे। अभी आप सिर्फ कैबिनेट कमेटी ध्यान रखो। तो कैबिनेट कमेटी किसके अंडर में काम करती है, कैबिनेट के। और कैबिनेट किसके अंडर में काम करता है, प्रधानमंत्री के। अभी अपन देखा था ऊपर ही, ठीक है ना। ऐसे ये बेसिक था अपने को किसके बारे में, कैबिनेट के बारे में। ठीक है, इंट्रोडक्शन था। अभी तो और भी चीज़ है कैबिनेट में, सारे देखो, इतना सा थोड़ी है। अपन देखें कैबिनेट का महत्व क्या होता है, पढ़ ही लिया अपन ने बेसिक, उसके बारे में कोई कथन देखते हैं। मतलब क्या है कैबिनेट का महत्व, क्या है, यह केंद्र सरकार के निर्णय लेने वाली उच्चतम संस्था है। यह राष्ट्रपति की सलाहकारी संस्था है तथा इसका परामर्श राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है। वो बात सही है। आप बोलोगे सर 74 में तो वहां तो मंत्रिपरिषद था, बिल्कुल सही है, लेकिन मंत्रिपरिषद का कोर क्या है, ये तो मंत्रिपरिषद है, इसका कोर क्या है, सबसे अहम बिंदु केंद्र क्या है, कैबिनेट है। पढ़ा था अभी ऊपर, ठीक है। ऐसे यह मुख्य आपदा प्रबंधक, मतलब इन केस ऑफ किसी भी तरह की कोई आकस्मिक घटना उत्पन्न होती है तो सबसे पहले ये डील करती है, और सभी आपातकालीन स्थितियों से निपटती है, जैसे अभी कोविड वाली स्थिति। ये केंद्रीय प्रशासन की मुख्य समन्वयक है। ठीक है ना, केंद्रीय प्रशासन मतलब जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जैसे जो होता है वो, की मुख्य कोऑर्डिनेटर है। ये संवैधानिक अधिकारियों, जैसे संवैधानिक जॉइंट सेक्रेटरी हैं, जॉइंट एडिशनल सेक्रेटरी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हों, संवैधानिक अधिकारियों और वरिष्ठ सचिवालय प्रशासकों। वरिष्ठ सचिवालय प्रशासकों मतलब सीनियर सेक्रेटेरियल एडमिनिस्ट्रेटर्स। ये कौन होते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी और उससे ऊपर के पद, मतलब जेएस भी उसके अंदर शामिल है, जेएस मतलब जॉइंट सेक्रेटरी भी उसमें शामिल होता है, और उससे ऊपर के पद मतलब एडिशनल सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ऐसे। ठीक है, डेपुटेशन में जैसे जो जाते हैं केंद्र सरकार में, जो डेपुटेशन से जाते हैं स्टेट से, वो जॉइंट सेक्रेटरी के पद से शुरुआत होती है डेपुटेशन की। ठीक है ना, जैसे आपने सुभाष गर्ग साहब अभी गए हुए हैं, है कि नहीं, विनोद जुत्सी गए हुए हैं, अशोक खेमका गए हुए हैं, तो वो जॉइंट सेक्रेटरी के पद से शुरुआत होती है डेपुटेशन की सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो जेएस से लेकर ऊपर तक के जो पद होते हैं उनको वरिष्ठ सचिवालय प्रशासकों की गिनती में गिना जाता है। इनकी नियुक्ति को नियंत्रित करती है कैबिनेट।
यह विदेश नीति और विदेशी मामलों को भी देखती है। जयशंकर जैसे हैं विदेश मंत्री, ऐसे करते हैं। फिर मंत्रिमंडल कैबिनेट के महत्व के संदर्भ में महत्वपूर्ण कथन कुछ दिए हुए हैं। ये कथन कौन कौन से हैं, इन कथनों को अपन एक बार देख लेते हैं। आओ, ठीक है, क्या कथन है देखो। मंत्रिमंडल कैबिनेट के महत्व के संबंध में महत्वपूर्ण कथन क्या क्या है। कैबिनेट राज्य रूपी जहाज का क्या है, स्टीयरिंग व्हील होता है। कैबिनेट राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील। कैबिनेट वह धुरी मतलब एक्सिस है जिसके चारों ओर अन्य निकाय परिभ्रमण रिवोल्यूशन करते हैं। ठीक है, कैबिनेट सूर्य के समान है जिसके चारों ओर अन्य निकाय परिभ्रमण करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। जैसे ये सूर्य है, ठीक है ना, सूर्य के और चारों ओर जो अपने 8 प्लेनेट हैं वो घूमते रहते हैं ऐसे। तो चाहे इसको सूर्य बोल दो चाहे एक्सिस बोल दो, बात एक ही है। परिभ्रमण मतलब जो उसके अकॉर्डिंग चारों जो रिवॉल्व करते हैं, REVOLVE रिवॉल्व। ठीक है, स्टीयरिंग व्हील मतलब जैसे स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी के मूवमेंट को कंट्रोल करता है, ऐसे स्टीयरिंग व्हील से संबंध। समझ गए। तो ये इसके महत्व के बारे में कैबिनेट के स्टेटमेंट है जो अपन को पता होने चाहिए। फिर अपन एक अच्छा जो टॉपिक है कि डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर, मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट, जिसको अपन इंग्लिश में बोलेंगे कैबिनेट इंग्लिश में और हिंदी में बोलेंगे मंत्रिमंडल या कैबिनेट। ठीक है, तो जैसे अभी मैंने आपको ऊपर तो डायग्राम बना के बताया ही था। क्या डायग्राम बनाया था अपन ने कि जैसे ये टोटल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसका एक हिस्सा कैबिनेट, एक अपन जैसे देखते हैं मतलब ये तो पूरा तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एक कैबिनेट है, तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है और डेप्यूटी मिनिस्टर्स है, 3 देखा अपन ने ऐसे। तो अब अपन जैसे देख रहे हैं कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या डिफरेंस होता है, अर्थात काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या कैबिनेट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता भी है और अपन को आंसर लिखने के लिए करंट में जैसे आप पढ़ते रहते हो तो उसके समझ के लिए इसको टेबल को समझना जरूरी है। अब अपन देखते हैं इसमें क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर। हाँ, मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मंत्रिपरिषद क्या है, यह एक संवैधानिक निकाय है तथा यह संविधान के मूल स्वरूप में शामिल था। मूल स्वरूप मतलब जो 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ संविधान, उसके अंदर ये शामिल था, 26 जनवरी 1950। ठीक है ना, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और मूल स्वरूप में शामिल था। इसका विस्तृत वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74 तथा 75 में किया गया है, देखा अपन ने। जबकि मंत्रिमंडल जो है यह भी एक संवैधानिक निकाय है, परंतु यह संविधान के मूल स्वरूप में शामिल नहीं था। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन कब, अपने 1978, मुरारजी देसाई 1978 के द्वारा इसे संविधान के अनुच्छेद 352 में शामिल किया गया। और पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द का वर्णन सिर्फ आर्टिकल 352 में एक ही जगह है और कहीं भी नहीं है, ये अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, तो दोनों ही नो डाउट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद मूल स्वरूप में शामिल था, जबकि मंत्रिमंडल शब्द जैसे जो मूल स्वरूप में शामिल नहीं था। फिर मूल स्वरूप में नहीं था तो फिर कब जोड़ा गया, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 के द्वारा। प्रधानमंत्री कौन, मोरारजी देसाई, जनता पार्टी। ठीक है ना, ऐसे जनता दल नहीं, जनता पार्टी। फिर क्या, मंत्रिपरिषद क्या है, एक बड़ा निकाय है जिसमें 60 से 70 मंत्री होते हैं। ठीक है, मंत्रिपरिषद में तो सारे शामिल होते हैं, जैसे अपन ने देखा था ऊपर सर्किल बनाया था ना, कैबिनेट भी उसी में ही, कैबिनेट मंत्री भी उसी में ही, मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी उसी में, उप मंत्री भी उसी में ही है। ऐसे तो एक बड़ा निकाय है जिसमें 60,000 मंत्री होते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, मतलब लोकसभा की 15% हो सकती है। यह एक लघु निकाय है, जबकि मंत्रिमंडलीय कैबिनेट क्या है, लघु निकाय जिसमें 15 से 20 मंत्री होते हैं। दिखाई दी मैंने अभी आपको फोटो। फिर तीसरा डिफरेंस क्या है, तीसरा डिफरेंस क्या है, मूल संविधान में मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित नहीं था, परंतु 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003, अटल बिहारी वाजपेयी देखा था अपन ने, एनडीए, ठीक है ना, के द्वारा यह सुनिश्चित कर दिया गया कि मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होता है। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद का आकार मूल संविधान में तो निर्धारित नहीं था, लेकिन आज वर्तमान में निर्धारित है। आज मतलब 2003 के बाद से निर्धारित है। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम ने यह काम किया। जबकि अपन कैबिनेट का देखते हैं, इसका आकार निर्धारित नहीं होता, परंतु इसका आकार मंत्रिपरिषद की तुलना में अत्यंत ही लघु होता है। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद तो बड़ी बॉडी है, ये पूरी मंत्रिपरिषद है, इसका एक हिस्सा है छोटा सा, क्या, मंत्रिमंडल कैबिनेट। ऐसे ये कैबिनेट है और ये पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, मंत्रिपरिषद है ये, और ये मंत्रिमंडल।
ऐसे। फिर क्या है, इसमें मंत्रियों की 4 श्रेणियां होती है मंत्रिपरिषद में। कौन कौन सी? कि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार व उप मंत्री। ये देखा अपने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ये 1952 वाले अधिनियम में नहीं है। और ये 4 कैटेगरियां हैं भी कहाँ? 1952 के अधिनियम में, लेकिन उसमें ये नहीं है। फिर चौथी, मतलब चौथी उसमें आप प्रधानमंत्री को जोड़ देते हैं तो उसमें 4 हो जाती है। फिर इधर क्या देखते हैं, इसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, अतः यह मंत्रिपरिषद का ही एक भाग होती है ना। देखो मंत्रिपरिषद का एक भाग है यूं। फिर एक अच्छा डिफरेंस देखो लास्ट वाला, क्या? इसकी बैठक कभी नहीं होती है। मंत्रिपरिषद की बैठक कभी नहीं होती, क्योंकि तो बड़ी बॉडी है ना। ये तो जैसे अपन देखते हैं भाई, लोकसभा में एक साथ मिल जाते हैं, ऐसे है कि बैठ के कभी नहीं होती। जबकि कैबिनेट जैसे तो ये सामान्यतः हफ्ते में एक बार बैठक करती है। तो जैसे आप न्यूज़पेपर में अगली बार पढ़ो तो देखना, मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया, कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया, मंत्रिपरिषद की बैठक में कभी निर्णय नहीं लिए जाते। वहां तो संसद में मिलते हैं तो और फिर चर्चा होती है। जबकि कैबिनेट की मीटिंग्स तो आप कई बार फोटो आती रहती है, राउंड टेबल के ऊपर कैबिनेट की बैठकें होती हैं। ठीक है ना। ये तो क्या सप्ताह में एक बार मिलती है और इसके इसी और सरकारी कार्यों के संबंध में निर्णय करती है। इसके कार्यकलाप सामूहिक होते हैं, ऐसे है। तो मंत्रिपरिषद की बैठक कभी नहीं होती, कभी भी नहीं होती है, क्योंकि बड़ी बॉडी है ऐसे। और ये सप्ताह में एक बार मिल लेती क्योंकि लघु निकाय है ऐसे। समझ गए? तो ये चीज है बेसिकली। तो बेसिक डिफरेंस था, अपन को पता होना चाहिए। ओके। एक तो सॉरी 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 सॉरी। ओके, तो ये चीज हो गई अपने कैबिनेट में और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, तो अपने डिफरेंस देखा। अब अपन दूसरे स्तर के मंत्री पढ़ते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ठीक है ना, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ठीक है। हालांकि जैसे अपन ने देखा था वर्णन 1952 वाले अधिनियम में नहीं है, तो ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट के अंदर ही गर्भित रहते हैं। ये देखो क्या है, सामान्यतः छोटे मंत्रालयों का दायित्व राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को सौंपा जाता है। लिस्ट में आप जैसे पढ़ना, जो मैंने india.gov.in कहती है, उसमें छोटे कम महत्वपूर्ण के जो मंत्रालय होते हैं वो इनके पास होते हैं। स्वतंत्र प्रभार वाला राज्य मंत्री कैबिनेट की बैठकों में आमंत्रण के बाद ही भागीदारी करता है। कैबिनेट की बैठकों में बगैर बुलाए नहीं जाते हैं, इनविटेशन होने पर ही ये कैबिनेट की बैठकों में जाते हैं। यदि इसके मंत्रालय संबंधित कोई विषय कैबिनेट के समक्ष होता है तो इसे कैबिनेट की बैठकों में आमंत्रित किया जाता है। खेल मंत्रालय, कॉर्पोरेट मंत्रालय जैसे छोटे मंत्रालयों में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का निर्माण किया जाता है। तो समझने वाली बात क्या है कि वैसे छोटे जो मंत्रालय होते हैं ना, उनके अंदर अपन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का मंत्री ऐसे का पद ऐसे मंत्रालयों में बनाया जाता है, छोटे मंत्रालय। समझ गए? तो छोटे मंत्रालयों का मंत्री उनको बना देते हैं और फिर उनको अपन बोलते हैं स्वतंत्र प्रभार की। वो अलग से किसी भी कैबिनेट मंत्री के अंडर में काम नहीं करते, मतलब किसी मंत्री के अंदर, कैबिनेट मंत्री के अंदर में काम नहीं करते, अलग से अपना इंडिपेंडेंट वो काम करते हैं। तो इसलिए इनको बोलते हैं स्वतंत्र प्रभार। ये ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा जब अपन अभी राज्य मंत्री पढ़ लेंगे। ठीक है, तो राज्य मंत्री और फिर एक होता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो राज्य मंत्री देख लो, फिर इसको एक बार मैं रिवीजन और करा दूंगा। राज्य मंत्री देखो क्या चीज है, देखो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है ना राज्य मंत्री। तो सबसे पहले तो देखो राज्य मंत्री मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इस स्टेट वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना राज्य से। कहीं आप सोचो ये राजस्थान राज्य के मंत्री है क्या? अरे नहीं यार, ये अभी केंद्रीय मंत्रिपरिषद पढ़ रहे अपन भाग 5, तो कहाँ से आएगा राजस्थान? तो राज्य से क्या मतलब है वो देखो कि ये संघ सरकार के मंत्री है ना कि राज्य सरकारों के। पहली चीज तो ये। फिर क्या है, बड़े मंत्रालयों को अनेक छोटे छोटे विभागों में बांटा जाता है। राज्य मंत्री इन विभागों के कार्य को देखते हैं, ये चीज है। जैसे बड़ा मंत्रालय, जैसे गृह मंत्रालय बहुत बड़ा मंत्रालय, तो उसको छोटे छोटे विभागों में बांट दिया गया। ठीक है, तो ये जो राज्य मंत्री जो होते हैं इन छोटे छोटे विभागों को देखते हैं। एक बार देख लें, है ना। तो बड़े बड़े मंत्रालयों को अनेक छोटे छोटे विभागों में बांटा जाता है और इन छोटे छोटे विभागों के जो हेड होते हैं उन्हें अपन मिनिस्टर ऑफ स्टेट बोलते हैं। उदाहरणार्थ, गृह मंत्रालय जैसे बड़े मंत्रालय में राज्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है। गृह मंत्रालय में 6 विभाग हैं, जैसे सीमा प्रबंधन, आंतरिक सुरक्षा, जम्मू एंड कश्मीर का मामला, गृह विभाग, आधिकारिक भाषा विभाग, ऑफिशियल लैंग्वेज, एवं राज्यों का विभाग। जैसे मंत्रालयों के किसी भी विभाग का कार्यभार सौंप दिया जाता है। ठीक है ना। और राज्य मंत्री क्या है? कैबिनेट मंत्री का अधीन ही काम करता है। मतलब जो अपन जैसे गृह मंत्री देखते हैं अमित शाह, उसी के अंडर में मिनिस्टर ऑफ स्टेट जैसे जो है वो काम करता है। सामान्यतः राज्य मंत्री कैबिनेट की बैठकों में भाग नहीं लेता है। राज्य मंत्री अपने मंत्रालयों के नीति निर्माता नहीं होते हैं, क्योंकि कैबिनेट मंत्री ही उसका नीति निर्माता, संबंधित मंत्रालय का नीति निर्माता होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे देखो ये मैंने आपको दिखाया था, अभी वापस देख लेते हैं। ये देखो, ये स्क्रीन देखो, ये कैबिनेट मिनिस्टर,
अब इसमें जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये देखो यहाँ अमित शाह है ना, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, तो अमित शाह तो हो गए कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, अब अपन होम की जैसे बात करी ना आपको, तो होम में जैसे मैं आपको देखो अब नीचे दिखाता हूँ, अपन देखें ये तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट था, मिनिस्टर ऑफ स्टेट यहाँ देखो यहाँ। ठीक है, तो होम में अपने जैसे देखो, एक मिनट, किधर है स्किल स्पेस, रेड्डी है किधर गए, एक मिनट, हाँ ये देखो ये रे जी जी किशन रेड्डी, ये तो आगे मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। ऐसे तो अलग अलग विभाग बांटे हुए हैं गृह मंत्रालय में, तो उन विभागों को हेड करते हैं ये जी किशन रेड्डी। ऐसे समझ गए, यूं है, तो ये अमित शाह के अंडर में काम करते हैं यूं। ठीक है, इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, अमित शाह के अंडर में ये काम करते हैं, राज्य मंत्री हैं ये, इंडिपेंडेंट नहीं होते, संबंधित जो कैबिनेट मंत्री होता है उसका अधीन काम करते हैं। ये देखो मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है ना, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ऐसे अपन को ध्यान देना, ये लिखो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऐसे। तो अब मिनिस्टर ऑफ स्टेट, अब इसके ब्रैकेट में अपन इंडिपेंडेंट चार लगा दे तो अब समझे ना, इंडिपेंडेंट चार मतलब ये कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर में काम नहीं करते हैं, ये इंडिविजुअली अपना स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, सिर्फ उनको स्वतंत्र प्रभार बोला जाता है। जैसे ये स्वतंत्र प्रभार के हैं, ठीक है ना, जैसे लेबर मिनिस्टर है तो ये स्वतंत्र प्रभार है, कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है। ठीक है, तो ये स्वतंत्र प्रभार के रूप में काम करते हैं, इसलिए स्वतंत्र प्रभार हो गए। तो स्वतंत्र प्रभार में काम करते हैं, लेकिन ये जो ऐसे ऐसे जो मंत्रालय होते हैं वो तुलनात्मक रूप से छोटे मंत्रालय होते हैं। जैसे लेबर अपन ने जैसे देखा, आयुर्वेद देख लिया, यूथ अफेयर्स देख लिया, पावर देख लिया, स्टैटिक्स है, MOSPI स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, तो ये छोटे मंत्रालय होते हैं, तो इनको स्वतंत्र कार्यभार किसी भी मंत्री को सौंप दिया जाता है। समझ गए। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट जैसे जो होता है वो छोटे होते हैं, वो बड़े मंत्रालयों को छोटे छोटे विभागों में बांट देते हैं, फिर उन विभागों को किसी मंत्री के हेड में देके उन विभागों का हेड उनको बना देते हैं, और इसलिए उनको बोलते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो राज्य से मतलब विभाग से, तो उन पर्टिकुलर विभागों के वो मंत्री हो जाते हैं, और वो संबंधित कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर में काम करते हैं। जैसे गृह मंत्रालय का एग्जाम्पल अपन ने देखा। ये आ जाओ मूल फाइल में अपने, समझ गए। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट अपन देखा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज देख लिया, अब समझ में आ गया ना, और फिर 3 नंबर मिनिस्टर ऑफ स्टेट समझ में आ गया। अब अपन चौथा देख लेते हैं, उप मंत्री, सब मिनिस्टर्स। ये तीसरे स्तर के मंत्री होते हैं, है ना, तीसरे स्तर के मंत्री होते हैं, ठीक है ना, लेकिन आज भारत में इनकी नियुक्ति नहीं होती है। ये विभागों में प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन करते हैं और मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है ना, मंत्रिमंडलीय विचार विमर्श में उनकी कोई भागीदारी नहीं होती है। ठीक है ना, तो कम उपयोगिता के कारण भारत में वर्तमान में उप मंत्री की नियुक्ति नहीं हो रही है, ये अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, और उप प्रधानमंत्री का जैसे जो पद है, तो वो उस उप मंत्री के अंदर ही वो गर्भित होता है, जैसे भी अपन ने ऊपर में देखा। तो ऐसे करके अपन ने 4 स्तर के मंत्री देखे। तो इनमें वरीयता क्रम जैसे क्या होता है कि सबसे ऊपर 1 नंबर पे कैबिनेट मंत्री, दूसरे नंबर पे आते हैं राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, क्योंकि स्वतंत्र प्रभार होता है इनके पास, लेकिन चाहे मंत्रालय छोटा ही हो लेकिन स्वतंत्र प्रभार होता है। राज्य मंत्री तीसरे स्तर पे आते हैं, क्योंकि ये संबंधित कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर में काम करते हैं। ठीक है ना, तो ये राज्य मंत्री इसलिए होते हैं क्योंकि ये ऐसे मंत्रालयों के अंदर होते हैं जो तुलनात्मक रूप से बड़े मंत्रालय होते हैं, और उनको छोटे विभागों में, अनेक छोटे छोटे विभागों में ऐसे मंत्रालय को तोड़ देते हैं, और फिर उन विभागों के जो हेड होते हैं उनको राज्य मंत्री बोलते हैं। तो ऐसा नहीं कि गृह मंत्रालय में हर विभाग का एक मंत्री होगा, नो, गृह मंत्रालय में जो विभागों के जो मंत्री हैं वो कौन देखते हैं, जी किशन रेड्डी। फिर उप मंत्री अपन ने सब मिनिस्टर जैसे, ऐसे। ठीक है, तो ये पूरा ये वरीयता क्रम अपन को ध्यान रखना है, ऐसे अपन को ध्यान देना है। ठीक, तो ये तो थी मेन चीज। अब एक शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, किचन कैबिनेट। जैसे ये खास तौर पे इंदिरा गांधी और फिर अभी मनमोहन सिंह के समय सोनिया गांधी के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण रही, उसको अपन देख लेते हैं। क्या है, भारत में प्रत्येक प्रधानमंत्री की एक आंतरिक कैबिनेट होती है, और इसको अपन क्या बोलते हैं, घेरे के अंदर घेरा। घेरे के अंदर घेरा कैसे, जैसे मान लो ये अपन ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखा, ये कैबिनेट देखा, ठीक है, तो कैबिनेट के अंदर फिर ये घेरा और होता है। तो आप तो यूं मान लो, जैसे ये हो गया कैबिनेट, और कैबिनेट के अंदर एक और अंदर कैबिनेट, इसको अपन बोलते हैं किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट मतलब किचन, घर के अंदर किचन होते हैं जहाँ सारा खाना पीना बनता है, सबको परोसा जाता है, ये ऐसा है। तो ये किचन कैबिनेट का ये एक अनौपचारिक निकाय, मतलब संवैधानिक, मतलब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है, परंतु ये औपचारिक रूप से निर्णय लेने वाली उच्चतम संस्थान होती है। देखो कैसे, ये प्रधानमंत्री को महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दों पर सलाह देती है और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सहायता करती है। इस अनौपचारिक निकाय
में प्रधानमंत्री अपने 2 से 4 प्रभावशाली या पूर्ण विश्वासी सहयोगी रखता है जिनसे वह हर समय ही चर्चा करता है। इसमें न केवल कुछ कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं अपितु इसके बाहर के भी, जैसे प्रधानमंत्री के मित्र व पारिवारिक सदस्य भी शामिल होते हैं। जैसे इंदिरा गांधी के समय किचन कैबिनेट में संजय गांधी थे, ऐसे संजय गांधी, पीसी अलेक्जेंडर, ठीक है ना, एन अस्कर, ऐसे। ठीक है, फिर इंदिरा गांधी के जमाने में आंतरिक कैबिनेट अति शक्तिशाली थी जिसे कि किचन कैबिनेट कहा जाने लगा। तो जब अपन भारत के प्रधानमंत्री पढ़ेंगे ना उसमें बताऊंगा, जैसे पीएन अक्सर, ठीक है ना, पीएन अक्सर, पीसी अलेक्जेंडर, ठीक है, अपने संजय गांधी। तो इमरजेंसी के दौरान जब अपन पढ़ेंगे ना तो ये किचन कैबिनेट का काफी वर्णन उसके अंदर आएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट संस्था ये रही हुई है, तो प्रधानमंत्री पर डिपेंड करती है चीजें। ठीक है, तो इंदिरा गांधी के समय ही ये टर्म फेमस हुआ था। प्रधानमंत्री के द्वारा आंतरिक कैबिनेट का आश्रय निम्न कारणों से लिया जाता है। ठीक है, फिर क्या, यह मतलब किचन कैबिनेट एक छोटा अंग है और निर्णय लेने के मामलों में कैबिनेट की विशाल आकार से अधिक प्रभावी है। भी कैबिनेट भी नो डाउट मंत्रिपरिषद की तुलना में तो छोटा ही है, लेकिन ये किचन कैबिनेट तो कैबिनेट की तुलना में और भी छोटा है। फिर किचन कैबिनेट की बैठकें होती रहती हैं और ये सरकार के कार्यों को बड़ी कैबिनेट की अपेक्षा अधिक तत्परता से निपटाती है। यह प्रधानमंत्री को महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दों ही करता है ना, ये शायद निकल रहा है, महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दों, राजनीतिक मामलों पर निर्णय लेने में गोपनीयता बरतने में सहायक होती है, क्योंकि छोटी होती है तो गोपनीयता रखना कंपेरेटिवली आसान होता है, ऐसे। फिर हालांकि इसके फिर कुछ दोष भी है किचन कैबिनेट के, क्या है, ये कैबिनेट को महत्व कम करती है, क्योंकि भाई कुछ गैर मंत्री भी इसमें शामिल होते हैं ना, ऐसे बाहरी व्यक्तियों को इसमें प्रवेश और सरकार के कार्यों में उनकी प्रभावी भूमिका कानूनी प्रक्रिया को उलझा देती है, क्योंकि भाई उनका कोई वजूद ही नहीं और वो सलाह दे रहे हैं, ऐसे। फिर क्या, भारत से अमेरिका और ब्रिटेन में संस्था प्रचलन में तथा सरकार के निर्णय को प्रभावित करने में काफी शक्तिशाली। तो ऐसा मेन जैसे इंदिरा गांधी के समय हुआ, फिर मनमोहन सिंह के समय जैसे सोनिया गांधी इंटरफेयर करते हैं, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका वाड्रा, ऐसे यूज। तो मनमोहन सिंह तो कोई डिसीजन लेते नहीं थे, वो तो सारा सोनिया गांधी जैसे जो बोलती वैसे काम करते हैं, ऐसे अपन को ध्यान देना है। वो सब न्यूज़पेपर में अपन जैसे देखते ही हैं, मनमोहन सिंह को बोलते हैं मोहन सिंह, ऐसे। फिर आगे आओ, एक इंपॉर्टेंट चीज है छाया कैबिनेट, शेडो कैबिनेट, जो हर लोकतंत्र की जान होती है और यही लोकतंत्र को जीवंत बनाती है। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। देखो क्या है, इंग्लैंड में 2 दलों की व्यवस्था है, इसलिए एक दल शासन में होता है और दूसरा दल विपक्ष में। तो ऐसे तो हर लोकतंत्र में होता है यार, ऐसा क्या है कि एक दल शासन करता है और दूसरा दल विपक्ष में होता है। अतः विपक्षी दलों के नेताओं और सदस्यों को भी छाया मंत्रिमंडल का नाम दिया जाता है। ठीक है, छाया मंत्रिमंडल को प्रतिरक्षात्मक देखो एक सेकंड, देखो इसके अंदर है ना, छाया मंत्रिमंडल को प्रतीक्षारत, ये प्रतीक्षा और रत जैसे जो भाई वेटिंग जैसे जिसको अपन बोलते हैं प्रतीक्षारत है। छाया मंत्रिमंडल को प्रतीक्षारत मंत्रिमंडल भी कहा जाता है, क्योंकि अगर सत्ताधारी दल को सदन में विश्वास समाप्त हो जाए तो इन्हें सरकार बनाने का मौका मिलता है। देखो ये क्या चीज है, जैसे मान लो आज जैसे अपन देखते हैं केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी के गृह मंत्री अमित शाह हैं, रक्षा मंत्री जैसे अपन देखते हैं राजनाथ सिंह हैं। ठीक है, तो विपक्ष क्या करता है, उसके अकॉर्डिंग ही अपना एक गृह मंत्री बना लेता है, मतलब अपने हिसाब से। ठीक है, तो वो जो केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का जो गृह मंत्री है, उसकी पूरी गतिविधियों पर नजर रखता है। तो फिर जब कभी कांग्रेस वापस जैसे सत्ता में आएगी तो वो गृह मंत्रालय के संबंधित जो भी गृह मंत्री बना था ना छद्म रूप के अंदर, नाटक ही कर रहा था वो तो छद्म रूप में था, लेकिन उसको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है गृह मंत्रालय का, ऐसे। तो इसको अपन बोलते हैं शैडो कैबिनेट, छाया की। छाया कैसे की, ओरिजिनल तो भाई जो सरकार है, जो जिस दल का शासन है वो तो ओरिजिनल है, और विपक्ष ने जो बना रखी है वो उसकी छाया है, शेडो है। ठीक है, तो ये लोकतंत्र में जो विपक्ष होता है उसको प्रभावशाली आलोचना करने में मदद मिलती है इससे। ठीक है, और फिर विपक्ष भी फिर जब विपक्ष में बैठा था तो 5 साल वो भी अच्छा एक्सपीरियंस ले लेते हैं ऐसे मंत्री, और फिर जब वो कभी शासन में आते हैं तब उनको अच्छा एक्सपीरियंस के कारण वो प्रभावशाली काम कर पाते, ये चीज है। ठीक है, तो ऐसे तो आप समझ में आ गए हर लोकतंत्र की जान क्यों होता है, ये अच्छी प्रैक्टिस है, लेकिन दुर्भाग्य है कि इंडिया के अंदर नहीं होता ऐसा, अगर हो तो बहुत अच्छा होता। ओके, तो ये हो गया छाया कैबिनेट।
फिर अपन देखते हैं मंत्रियों का समूह, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। ये मोदी ने आने के बाद खत्म कर दी, लेकिन क्या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, भारतीय संसदीय शासन को में वर्तमान में मंत्रियों के समूह की संकल्पना का विकास हुआ है, जिसके अंतर्गत वे विषय जो अनेक मंत्रालयों से संबंधित होते हैं तथा ऐसे मामलों की देखभाल के लिए 3 या 4 मंत्रियों के समूह का निर्माण किया जाता है। मतलब कोई ऐसा चीज है जो अनेक मंत्रालयों से संबंधित है, तो उस पर डिसीजन लेने के लिए अपन ने 3 और 4 मंत्रियों का एक समूह बना दिया। यूपीए के शासन के दौरान मीडिया को संबोधित करने के लिए मंत्रियों का एक समूह का निर्माण किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों के समूह के विचार को अस्वीकार कर दिया गया, है ना। नरेंद्र मोदी के समय यही जैसे जो काम है वो कौन देखता है, वो जो अपने संसदीय समिति थी वो देखती है। ऐसे तो एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स थे, तो ये मतलब सत्ता के इंपॉर्टेंट केंद्र बन गए थे यूपीए के समय, तो फिर नरेंद्र मोदी ने इनको सत्ता में आने के बाद खत्म कर दिया। ऐसे ठीक है, ये था। अब अपन देखो एक इंपॉर्टेंट इशू देखते हैं जो करंट में काफी रहा है, एग्जाम में क्वेश्चन भी आया, संसदीय सचिव, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। संसदीय, देखो ये संसद सचिव नहीं है। संसद सचिव तो अपन जैसे लोकसभा सचिव, राज्यसभा सचिव अलग आएगा, ये संसदीय सचिव है। ठीक है, तो अब पहले तो सबसे कंफ्यूज नहीं होना कि संसदीय सचिव ये केंद्र सरकार में होते हैं, नहीं, नाम में इनके कंफ्यूजन है, इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। संसदीय सचिव क्या है, देखो भारत में संसदीय सचिव की नियुक्ति संसद में ना होकर राज्य विधानसभाओं में होती है, राज्यों के अंदर होती है। तो ये पहली लाइन ही बड़ी इंपॉर्टेंट अपने आप में हो जाती है। केंद्र सरकार में ये पद है नहीं। केंद्र सरकार में तो क्या है, जैसे लोकसभा सचिव, राज्यसभा सचिव वो है, तो उनको संसदीय सचिव नहीं मानना अपने को। संसदीय सचिव का पद कहाँ होता है, राज्य विधानसभाओं में होता है, फिर भी इन्हें संसदीय सचिव कहा जाता है। ठीक है ना, तो पहली भी बात तो क्या है कि ये राज्यों से संबंधित मुद्दा है। जैसे दिल्ली था, जहाँ एक कंट्रोवर्शियल हुआ, दिल्ली है, कल पश्चिम बंगाल था, अपने पंजाब, उत्तराखंड, गोवा के अंदर ही कंट्रोवर्शियल हुआ है। दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा था, उसी से न्यूज में आया ये। संसदीय सचिव के पद पर संबंधित राज्य के सत्ताधारी पक्ष के चुने हुए प्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। वह मुख्यमंत्री के द्वारा ही उन्हें शपथ दिलाई जाती है। ये अपन को ध्यान देना, मंत्री, ये अपन को ध्यान देना, इस मंत्री को सही कर लो। सही है, मुख्यमंत्री, ठीक है ना। तो उन्हें, ठीक है ना, और उन्हें शपथ भी कौन दिलाता है, नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री, शपथ कौन दिलाता है, मुख्यमंत्री। ये ध्यान रखनी है अपन को लाइन। तो दो फैक्ट अभी तक अपन ने देख ली इंपॉर्टेंट, क्या, एक तो राज्य की विधानसभाओं से संबंधित है, नियुक्त करता है मुख्यमंत्री और शपथ दिलाता है मुख्यमंत्री। ठीक है ना, ये अपन को ध्यान देना है। फिर क्या है, इनका काम क्या होता है कि संसदीय सचिव मंत्रियों की सहायता करते हैं, इसलिए इनका दर्जा लगभग मंत्रियों के समान होता है। तो ये बंदर बांट है एक तरह से, देखेंगे देखो क्या, भारत के विभिन्न राज्यों में सरकार के द्वारा अनेक संसदीय सचिवों की नियुक्ति की गई, जिसके द्वारा संविधान में निर्धारित मंत्रिपरिषद के आकार का उल्लंघन नहीं होता, क्योंकि संसदीय सचिव को सैद्धांतिक रूप से मंत्रिपरिषद के समूह में नहीं रखा जाता। ठीक है ना, क्योंकि इनको कोई सैलरी वगैरह ऐसे नहीं मिलती है मंत्री की, बस सिर्फ वो विधानसभा सदस्य की सैलरी मिलती है। फिर देखो विधानसभा सदस्य की सैलरी और मंत्री की सैलरी में तो फर्क होता ही है। जैसे अपन ने देखा कि संसद सदस्य और ऐसा सदस्य जो मंत्री है उसकी तनख्वाह ज्यादा होती है मंत्री की, जैसे अपन देखा था पाउंड के अधिनियम के तहत। ठीक है, तो ये लाभ के पद के अंदर नहीं आते, बशर्ते उस राज्य ने इनको लाभ के पद से इम्यूनिटी प्रदान की गई हो, प्रतिरक्षा दी हुई हो। ठीक है ना, ऐसे जिन राज्यों में इनको प्रतिरक्षा नहीं दी हुई ना लाभ के पद में, जिन राज्यों ने इनको लाभ के पद से प्रतिरक्षा नहीं दी, तो वहां गड़बड़ हो गई है, जैसे दिल्ली में हुई। अब जैसे राजस्थान में भी, लेकिन राजस्थान ने इनको लाभ के पद से बाहर किया हुआ है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, यू है। ठीक है, तो ये मैंने इंग्लिश में भी ये मैटर दिया हुआ है काफी, एक बार इसको आप देखना। बेसिक जैसे मैंने आपको समझाई थी, सारी चीजें वही है इसके अंदर। कहाँ होते हैं टू असिस्ट द मिनिस्टर्स, कहाँ होते हैं चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करता है, ठीक है, और उन्हीं के ओथ को एडमिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ही उनको ओथ दिलाता है। ऐसे चीजें वही है सारी, बस थोड़ा हिंदी में एक बार पढ़ लेना आप जब मीडियम इंग्लिश अपना तो। ठीक है, अब देखो क्या चीजें थी। अब ये इसमें सीन में न्यूज में आई, वाई हाई कोर्ट हैव स्ट्रक डाउन पोस्ट ऑफ पार्लियामेंट सेक्रेटरीज। ये मेन दिल्ली के मामले में था, जो जून जो अपना दिल्ली के अंदर ही आया था। तो ये कहना है मतलब, और 3 हाई कोर्ट्स ने 3 राज्यों के अंदर ये पार्लियामेंट सेक्रेटरी को निरस्त कर दिया था। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, बॉम्बे ने और कलकत्ता हाई कोर्ट ने। ठीक है ना, तो और हाई कोर्ट ने निरस्त करते समय यही बोला कि ये जो 15% की लिमिट है उसको ये उल्लंघन है, इसलिए इनको स्ट्रक डाउन किया गया। जैसे देखो गोवा बेंच ने, ये बॉम्बे हाई कोर्ट का कर दिया गया, कलकत्ता हाई कोर्ट ने कर दिया, ऐसे। ठीक है ना, ये
फिर दिल्ली हाईकोर्ट वाला जैसे जो मामला था, दिल्ली का मतलब दिल्ली के अपने 13 एमएलएज का, 13 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीट का वो मामला अटक गया था। ठीक है ना, तो कानूनी बना लेकिन अभी तक उसमें कुछ फायदा मतलब कुछ नहीं हुआ था। तो देखो ये मैंने हिंदी में यहाँ बता रखा है, यहाँ देखो ये है, मैं ये इसको पढ़ लो एक बार, मैं बता देता हूँ फिर इसमें। लाभ का पद और संसदीय सचिव, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 और 191, 102 में तो ये केंद्र सरकार का, 191 में राज्यों के संदर्भ में बोले कि सांसद और राज्य विधानसभा का सदस्य किसी भी लाभ के पद पर नहीं होगा। संविधान में लाभ के पद को परिभाषित नहीं किया गया, अलग से कानून बना हुआ है। मैंने आपको बताया था पूरा, अपन ने राष्ट्रपति में पढ़ा था, वीडियो बना हुआ देख लो एक बार, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से। उच्चतम न्यायालय ने लाभ के पद को परिभाषित करते हुए कहा कि यह पद संघ और राज्य सरकारों के अधीन हो अथवा इस पर नियुक्त व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता हो अथवा लाभ प्राप्त करने की संभावना हो तो इसे लाभ का पद कहा जाएगा। संसद ने 1959 में एक अधिनियम का निर्माण करते हुए अनेक पदों को लाभ के पद से बाहर रखा, जिसमें मंत्रियों का पद शामिल मंत्रियों का पद भी शामिल होता है कि लाभ के पद पर नहीं गिने जाएंगे। अधिनियम में संशोधन करते हुए योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भी लाभ के पद से बाहर रख दिया गया। इस प्रकार विभिन्न राज्य विधानसभाओं में अधिनियम का निर्माण करके यह प्रावधान किया गया कि संसदीय सचिव का पद लाभ के पद में शामिल नहीं होगा। तो बस दिल्ली के अंदर ऐसा प्रावधान नहीं था, इसलिए दिल्ली अरविंद केजरीवाल के जो संसदीय सचिव थे वो लपेटे में आ गए। बाद में बनाया ऐसा कानून, तो वो दिक्कत हो गई, फिर राष्ट्रपति ने साइन नहीं किया उस पर। ऐसे अभी देखते हैं, बनाओ। दिल्ली का मुद्दा देखो क्या है, दिल्ली का मुद्दा देख लेते हैं एक बार। दिल्ली का मुद्दा, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार के द्वारा 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति की गई। यह संख्या अपने आप में ऐतिहासिक है। दिल्ली सरकार के द्वारा ऐसी विधि का निर्माण नहीं किया गया जिसके द्वारा संसदीय सचिव को लाभ के पद के दायरे से बाहर रखा जा सके। अगर पहले ऐसी विधि बना देते और फिर संसदीय सचिव को नियुक्त करते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन पहले संसदीय सचिव बना लिए, फिर किसी ने पीआईएल दायर कर दी कि ये तो लाभ के पद पे शामिल हो रहे हैं, तो लाभ के पद में शामिल, तो 15% का जो राइडर है मंत्रिपरिषद की सदस्य सीमा का, वो तो गड़बड़ हो गया ना। तो ऐसे था, तो अगर पहले ही ऐसा पहला ही लॉ बना दे तो कोई दिक्कत नहीं होती। इसलिए वैधानिक रूप से दिल्ली में 21 विधायक लाभ के पद पर बने हुए हैं। इस समस्या के समाधान को देखते हुए दिल्ली विधानसभा में विधायकों की सदस्यता को बचाने के लिए एक अधिनियम का निर्माण किया गया, जिसे राष्ट्रपति से मंजूरी प्राप्त नहीं हुई और गड़बड़ हो गई। मतलब ये यूं था कि जैसे अरविंद केजरीवाल ने थोड़ा ईगो दिखाया और बगैर राज्यपाल से, उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर से पूर्व अनुमति लिए कानून बना दिया, तो गड़बड़ हो गई। ऐसे तो भाई संवैधानिक पद है उपराज्यपाल भी, तो उसको भी तो कॉन्फिडेंस में रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा, या तो गर्मी दिखाने से काम थोड़ी होता है। ठीक है ना। अब फिर क्या है, देखो, यदि कोई विधायक लाभ के पद पर बना हुआ है तो इसकी सदस्यता का अंतिम निर्णय राज्यपाल, निर्वाचन आयोग कौन सा, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग की सलाह से करेगा, है ना। विधेयक का है ना, यदि कोई विधायक राज्य विधानसभा है तो वहां राज्यपाल का निर्णय अंतिम होता है, वो किसके सिफारिश पर निर्णय लेता है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग मत कर देना, राज्य निर्वाचन आयोग तो काम ही दो ही करता है बस, पंचायत और शहरी और ग्रामीण स्वायत्त शासित संस्थाओं के चुनाव कराता है। शहरी स्वायत्त शासित संस्था मतलब जैसे नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद। ग्रामीण मतलब अपन पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, और जो अपन मतलब जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों जो चुनाव करवाता है वो राज्य निर्वाचन आयोग। तो राज्यपाल किसकी सिफारिश पर विधायक की सदस्यता का निर्णय करता है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, है ना। इसलिए दिल्ली के 21 विधायकों के भविष्य का निर्धारण अभी का अधिकार जो चुनाव आयोग के हाथों में, ठीक है ना। तो अभी तक इसको कोई फैसला नहीं हुआ था, इसलिए पेंडिंग ही चल रहा मामला। फिर न्यायपालिका क्या निर्णय, देखो इस संदर्भ में संसदीय सचिव के मामले के अंदर न्यायपालिका का निर्णय वो देख लेते हैं। क्या है, देखो कि वर्ष 2016 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा कि संसदीय सचिव की नियुक्ति संविधान की मूल भावना के प्रतिकूल है, क्योंकि संविधान में मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित कर दिया गया। 91वां संविधान संशोधन अपन ने देखा ना, 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003, याद रखना है, अटल बिहारी वाजपेयी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कर दिया गया। और संसदीय सचिव की नियुक्ति करके संविधान की मूल भावना का उल्लंघन किया जा रहा है ना। मूल भावना से ये मत समझना कि 26 जनवरी 1950 वाले में था, मूल संविधान में आकार निश्चित नहीं था मंत्रिपरिषद का। डिफरेंस में अभी अपन ने देखा था ना, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के डिफरेंस में, ऐसे, है ना। तो ये इस 91वें संविधान संशोधन की आत्मा के विपरीत जाता है, इसलिए इसको निरस्त करते हैं संसदीय सचिव को, ठीक है ना। और ज्यादा दिक्कत तो वहां है कि जिन राज्यों ने इसको लाभ के पद के दायरे से बाहर नहीं किया। फिर क्या, संसद तथा विधायिका के द्वारा निर्मित कोई भी विधि
संविधान की मूल प्रावधानों के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए, ऐसा न्यायपालिका का मानना। ओके, ये चीज है। फिर देखो एक नीचे ये टेबल बनी हुई है कि जैसे जो मैंने आपको India.gov में दिखाई थी ना कि भारत सरकार के मंत्रालय विभाग, मतलब ये तो मंत्रालय, फिर बड़े बड़े मंत्रालय अनेक विभागों में टूटे रहते हैं। जैसे कृषि मंत्रालय देखो इस विभागों में टूटा हुआ है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे अपन को ध्यान देना है। जैसे गृह मंत्रालय में आपको बताऊं, गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय का देखो इसमें लिखा हुआ है ऊपर ही है, कॉर्पोरेट वित्त। इसको आप जैसे इंडिया ईयर बुक से एक बार और देख लेना, इंडिया ईयर बुक के अंदर जो है उसमें लास्ट में पूरे मंत्रालयों की लिस्ट दी हुई है, ठीक है। और मैं आपको देखो विकी पे दिखाता हूँ एक बार। देखो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है अपनी विकिपीडिया के अनुसार, ठीक है। तो इसके अंदर देखो ये तो सारा रेगुलेशन ये सब आ गया। अब यहाँ से देखो कैबिनेट मिनिस्टर देखते हैं अपन, तो कैबिनेट मिनिस्टर में आ गया, देखो प्राइम मिनिस्टर आ गया ना, कैबिनेट का हिस्सा होता है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर जैसे प्राइम मिनिस्टर के पास क्या क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ऐसे। फिर ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, ऐसे ही है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अनेक विभागों के अंदर जैसे रहती है। जैसे मैं आपको बताऊँ, देखो मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स, होम अफेयर्स देखते हैं अपन। तो देखो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये हो गया, एक मिनट रुको, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट होम अफेयर्स, एक मिनट रुको, एक सेकंड रुको। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये तो मिनिस्टर ऑफ गृह मंत्री की लिस्ट आ गई। ये देखो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। इसके अंदर देखो विभिन्न विभाग, जैसे देखो क्या क्या है। गृह मंत्रालय में देखो डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, आंतरिक सुरक्षा, जम्मू कश्मीर, होम, है ना, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, फिर डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स, ऐसे। तो विभाग है कि नहीं इसके अंदर अलग अलग, जैसे देखो इसको हिंदी में कर दूं तो इसके अंदर ये विभाग आ जाएंगे। देखो ये संगठक विभाग, ये देखो ये विभाग आ गए, ये गृह मंत्रालय के विभाग हो गए। तो ऐसे तो इन विभागों के जैसे जो मंत्री होते हैं, मतलब गृह मंत्रालय का, तो जो वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट मतलब राज्य मंत्री हो जाता है, जो अपन ने देखा जी रेड्डी जैसे अभी देखिए, समझ गए, ऐसे है ये। फिर अपन मैं आपको एक दिखाता हूँ, देखो अच्छी चीज जो आप अपन को और पता होनी चाहिए, प्रधानमंत्री वाला जो था ना वो मैं आपको बताता हूँ। देखो प्राइम मिनिस्टर का है ना, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल जैसे अपन देखते हैं, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल है, तो ये भी बड़ा है। तो जैसे अपने मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के तहत जैसे अपन देखते हैं, देखो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल तो है ही, तो ये तो राजीव गांधी के अंडर में है ही, ठीक है। फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट देखो इसके अंदर अपने ये देखो ये यहाँ आए थे, मैं आपको बताता हूँ। मिनिस्टर ऑफ स्टेट देखो जितेंद्र सिंह, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ये जितेंद्र सिंह, ऐसे, है ना। तो देखो ये मैं आपको बता रहा था मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल है ना, इसको देखो। अब देखो इसमें कौन कौन से, एक सेकंड, ये तो मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्टर, ये तो मंत्री आ जाएंगे ना, अपन को ये मिनिस्ट्री देखनी है। वो पहले मिनिस्टर था, अपन को तो मिनिस्ट्री देखनी है। तो देखो इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं। देखो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, एक मिनट, डिपार्टमेंट्स देखो इसमें कौन कौन से हैं। डिपार्टमेंट से देखो ये होगा मिनिस्ट्री, डीओपीटी है, पेंशन है, और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है, एआरसी। तो अब देखो डीओपीटी के अंडर में देखो कौन कौन से आते हैं। देखो डीओपीटी सुपरवाइजर कंट्रोल्स द फॉलोइंग, डीओपीटी वही कार्मिक, है ना, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय। तो देखो इसके डीओपीटी के अंडर में क्या क्या है, यूपीएससी, ठीक है ना, एसएससी, ये लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट अपने लिप्साना मसूरी, सेक्रेटरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सीबीसी, सीबीआई। सीबीआई बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीआई यही पूछते हैं। तो सीबीआई किसके अंडर में काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के, मतलब यूँ समझो सीबीआई जो है वो डीओपी के अंडर में काम करती है, डीओपीटी। और डीओपीटी किसके अंडर में है, देखो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर में, पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस और पेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। अब मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल किसके अंडर में आता है, सीधा प्रधानमंत्री के अंडर में, समझ गए। तो सीबीआई को इसलिए अपन पिंजरे में बंद तोता बोलते हैं, तोता, केज मतलब पैरट ट्रैप्ड इन केज, क्योंकि प्रधानमंत्री के अंडर में मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, तो सीबीआई भी उसके अंडर में, मतलब स्वतंत्र नहीं है सीबीआई, निकाय है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है। डीओपीटी के अंडर में काम करती है यूएन। और डीओपीटी किसके अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, ऐसे अपन को ध्यान रखनी है, समझ गए। ये चीज समझा रहा हूँ आपको। तो सीबीआई हुआ, ठीक है ना, एक ये सीवीसी होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, और एक केंद्रीय सूचना आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो सूचना, केंद्रीय सूचना आयोग किसके अंडर में है,
कौन से मंत्रालय में? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग। और विभाग कौन सा? डीओपीटी के अंडर में। ऐसे तो ये क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। कौन कौन से? दोनों, इनको ध्यान रखना अपन को। एक तो सीबीआई का और एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन, केंद्रीय सूचना आयोग का। ठीक है ना। और यूपीएससी ये सब तो इजी है, दो में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भी ध्यान रखो। ऐसे समझ गए? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सीवीसी, सीवीसी, सीबीआई और चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, सीआईसी। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछूंगा आपको टेस्ट में, देखना ये चीज है ना। ऐसे करके ये तो ये था इसके अंदर। तो ये विभागों की लिस्ट एक बार आप, यहाँ तो है ही लिस्ट, एक बार इंडिया ईयर बुक से इसको और कंपाइल कर लेना पूरा, उसमें लास्ट में लगा हुआ है, मैंने आपको क्लास में बताई भी थी वो चीज़, एक बार उसको देख लेना है ना। तो ऐसे ही अपने फाइल के अंदर ये सारा मैटर था, इसको एक बार देख लो, फिर क्वेश्चंस मैंने आपको दिए ही हैं ऐसे। तो अभी अपन ने देखा आर्टिकल नंबर 74, नेक्स्ट फाइल में अपन देखेंगे आर्टिकल नंबर 75। ओके ओके।